नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। सुशांत केस में सीबीआई की जांच जारी है और इसके अलावा हर दिन कुछ न कुछ नए खुलासे भी हो रहे हैं। सीबीआई की जांच में क्या हो रहा है, कंगना रनौत को सुरक्षा क्यों चाहिए और सुरक्षा भी मुंबई पुलिस की क्यों नहीं चाहिए, ये तमाम सवाल सामने आ रहे हैं। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। जारी है पूछताछ का सिलसिला। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच के 10वें दिन एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई। रिया से पूछताछ का लगातार तीसरा दिन रहा। रविवार को रिया से 8 से लेकर 14 जून के बीच हुई घटनाओं के बारे में सवाल किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने रिया से पूछा कि 8 जून के बाद उन्होंने किससे बात की। शुक्रवार को 10 घंटे और शनिवार को करीब 7 घंटे तक उनसे सवाल जवाब हुए। रिया के अलावा उनके भाई शोभिक, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर नीरज से भी सीबीआई सवाल जवाब कर चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक रिया से सुशांत के क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल को लेकर सवाल किए गए। दरअसल एक्टर के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी ने आरोप लगाया था कि वे सुशांत का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती थी। हालांकि रिया ने इन आरोपों को खारिज किया है। सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, नीरज सिंह के सामने भी रिया से सवाल किए। रिया और सुशांत की बहन में हुआ था झगड़ा। सीबीआई को सिद्धार्थ पिठानी ने बताया कि प्रियंका, जो कि सुशांत की बहन है, उनके और रिया के बीच झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा एक फार्म हाउस में पिकनिक के दौरान हुआ था। सुशांत ने रिया का साथ दिया था। सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि सैमुअल ने उन्हें बताया था कि रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड्स के जरिए काफी शॉपिंग करती थी। गौरव से एनसीबी भी करेगी पूछताछ। इस बीच गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या को ईडी ने सम्मन किया है। ईडी उससे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 अगस्त यानी कल पूछताछ करेगी। मुंबई रवाना होने से पहले गौरव आर्या ने कहा कि वो सुशांत से कभी नहीं मिला है, लेकिन रिया चक्रवर्ती से हुई मुलाकात को उसने स्वीकार किया है। गौरव की तलाश में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की टीम ने भी कई जगह छापेमारी की थी। माना जा रहा है कि जल्द ही नार्कोटिक्स टीम भी उनसे पूछताछ करेगी। रिया से ड्रग्स की बातचीत में गौरव का नाम सामने आया था। एनसीबी जल्द रिया का ब्लड सैंपल ले सकती है। एनसीबी ने रिया और उनके भाई शोभिक समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। कंगना को भी चाहिए सुरक्षा। कंगना रनौत ने बीते दिनों ट्वीट करके कहा था कि वो बॉलीवुड ड्रग माफिया के गिरोह का खुलासा कर सकती हैं, लेकिन उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए। इसी मामले पर कंगना को बीजेपी नेता राम कदम ने वीरांगना बताया और ठाकरे सरकार पर कई गंभीर सवाल भी दागे। अभिनेत्री कंगना रनावत ने बड़े साहस के साथ समूचे देश के सामने कहा कि वो ये ड्रग माफिया का पूरा रैकेट, इसके साथ कौन नेता, अभिनेता, बॉलीवुड के कौन से लोग जुड़े हैं, सबका वो पर्दाफाश करने के लिए तैयार है। एक वीरांगना के रूप में उसने जो कहा, और महज उसने केवल इतना ही महाराष्ट्र सरकार से कहा कि उसे सुरक्षा दी जाए। यदि उसे महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा प्रदान करती है तो वे सारे नाम समूचे देश के सामने बताने के लिए तैयार है। समूचा देश कंगना के साथ खड़ा है। रिया के वकील या दलाल की तरह काम करने वाली महाराष्ट्र की सरकार रिया को चंद मिनटों में रेड कारपेट की तरह सुरक्षा कर्मी प्रदान करती है, पर वीरांगना कंगना को सुरक्षा कर्मी देने के लिए महाराष्ट्र की सरकार क्यों हिम्मत नहीं दिखाती? कौन से ऐसे बड़े नाम महाराष्ट्र की सरकार छुपाना चाहती है, किसको बचाना चाहती है? समूचे देश को कंगना पे गर्व है। वहीं इस मामले में अब कंगना ने राम कदम का शुक्रिया भी कहा और मुंबई पुलिस पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस पर कंगना ने जवाब दिया है, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद सर। मैं मुंबई के मूवी माफिया गुंडों से ज्यादा मुंबई पुलिस से डरी हूँ।
मुझे सुरक्षा या तो हिमाचल प्रदेश सरकार से चाहिए या सीधे सेंटर से, प्लीज मुंबई नहीं। बता दें कि बीते दिनों सुशांत केस में कुछ ड्रग चैट वायरल हुए थे। दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ड्रग डीलिंग में शामिल है। इसी दौरान कंगना ने बताया था कि बॉलीवुड और ड्रग्स का गहरा नाता है। बॉलीवुड पार्टीज की पॉपुलर ड्रग कोकीन है। उन्होंने ट्वीट किया था कि वो नारकोटिक्स ब्यूरो की मदद करना चाहती हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। उधर मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलौनों की चर्चा करने पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार चाहते थे कि पीएम मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो खिलौनों पर चर्चा करने चले गए। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि जेईई और नीट के उम्मीदवार पीएम से परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम ने खिलौनों पर चर्चा की। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर ऐसे समय घिरा है जब कोरोना संकट के बीच जेईई और नीट की परीक्षा कराए जाने को लेकर देश भर में विपक्ष विरोध कर रहा है। और चलिए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने पीएम पर तंज कसा है। इस कालखंड में देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कई बार मन में ये भी सवाल आता रहा कि इतने लंबे समय तक घरों में रहने के कारण मेरे छोटे छोटे बाल मित्रों का समय कैसे बीतता होगा। और इसी से मैंने गांधीनगर की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, जो दुनिया में एक अलग तरह का प्रयोग है, भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इन सभी के साथ मिलकर हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर मंथन किया, चिंतन किया। मेरे लिए ये बहुत सुखद था, लाभकारी भी था, क्योंकि एक प्रकार से ये मेरे लिए भी कुछ नया जानने का, नया सीखने का अवसर बन गया। साथियों, हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया। 7 सितंबर से दिल्ली में मेट्रो शुरू होने पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मेट्रो चलने से लोगों के रास्ते आसान होंगे। दिल्ली सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की ये दरख्वास्त केंद्र सरकार से काफ़ी समय से थी कि दिल्ली में एक चरणबद्ध तरीके से मेट्रो की सेवाओं को शुरू किया जाए। और बड़ी खुशी है कि आज केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी करी हैं, जो 1 सितंबर से लागू होंगी, उसमें ये कहा है कि आने वाले समय में 7 सितंबर से टू बी प्रिसाइज मेट्रो सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। हमारा शुरू से ये कहना था कि फेज वाइज मैनर में हो, पहले एक उम्र की कैटेगरी हो, समय सीमा हो, उसके हिसाब से पूरे सामाजिक दूरी और तमाम नियम कानूनों को फॉलो करते हुए, एहतियात बरतते हुए मेट्रो को खोलना चाहिए। यातायात में लोगों को परेशानी हो रही थी, उसमें उनको सहूलियत मिलेगी। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, और आज कहीं ना कहीं वो बात सच होती नज़र आ रही है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। तो हम इस गाइडलाइन का, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का स्वागत करते हैं। जी हाँ, तो दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो शुरू होने पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार का ये कदम सही है, लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और अभी हो रहा है, कम से कम 5 महीने पूरे हो चुके हैं और लॉकडाउन को और अनलॉक को। और इसी तरह मुझे लगता है कि जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि लोगों का जाना आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था, आम आदमी को मतलब टैक्सी से जाना बहुत बड़ा मुश्किल था, इसीलिए उनको काम धंधे पर जाना है तो मेट्रो की आवश्यकता थी। तो 7 सितंबर से मेट्रो शुरू करने का जो निर्णय है उसका मैं तो स्वागत करता हूँ, और एक निर्णय बहुत अच्छा हुआ है।
और इसी कड़ी में दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मेट्रो दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन है। मेट्रो बंद होने से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही थी। दिल्ली सरकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी एक तरह से फेल था। मेट्रो 7 तारीख से खुलने जा रही है। उम्मीद है कि सभी लोग गाइडलाइन का पालन करेंगे। दिल्ली मेट्रो दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन है। इस कोरोना संकट के दौरान जो मेट्रो अभी तक बंद थी और जिसके कारण से दिल्ली के लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी। दिल्ली सरकार का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी एक तरह से फेल था। ऐसे समय में दिल्ली के लोगों की एकमात्र उम्मीद है दिल्ली मेट्रो, जो 7 तारीख से खुलेगी। मैं केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिल्ली मेट्रो पर सफ़र करेंगे और उनका जो ट्रांसपोर्ट है, आना जाना है, वो सुगम होगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर किए गए बयान पर जब उन्होंने जवाब दिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों से यूपी के उप मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा कि सरकार लोकतंत्र का दमन कर रही है। पत्रकारों को पत्रकारिता छोड़कर राजनीति करने की नसीहत डिप्टी सीएम ने दी थी। आपको बता दें कि अजय कुमार लल्लू औरैया अभिकर्ता मनोज दुबे की मौत पर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि लोकतंत्र का दमन कर देना, हत्या कर देना, उसी रूप में पार्टी के शीर्ष नेता भी लगातार पदचिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। जिस तरह उप मुख्यमंत्री का बयान आया पूरी तरह निंदनीय है। पत्रकारों से सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए। उनकी मानसिकता को उजागर करता है। श्री रतन सिंह जो बलिया के पत्रकार थे, जिनकी हत्या हुई, मैं जा रहा था उनसे मिलने, मुझे रोक लिया गया। अब तक जो सरकार के तरफ से उनका सहयोग भी हुआ वो एक बहुत कम मात्रा में उनकी मदद हुई। जो हत्यारे थे, परिवार कुछ और आरोप लगा रहा था और पुलिस और उनकी मशीनरी लगातार दूसरे तरफ जाने का काम कर रही थी। हत्या तो रुक नहीं रही, लूट तो रुक नहीं रही, बलात्कार तो रुक नहीं रहा, छिनैती तो रुक नहीं रहा, लेकिन पत्रकारों के मुंह पर ताला लगाना यह सरकार चाहती है, लोकतंत्र का दमन करना चाहती है। उप मुख्यमंत्री का बयान निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की जनता से और पत्रकारों से माफी। यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी हमें समझ में नहीं आता है, हर चीज पर बीजेपी को ही दोष दिया जाता है। साथ ही पहले उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी को संभालें जो कि खत्म हो रही है। दिमाग से लेकर अंदर तक पार्टी पूरी खोखली हो चुकी है। अपनी पार्टी पर वो चिंतन करें। जितनी जान ये बीजेपी को पॉपुलर करने में झोंक रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी की कार्यशैली की वजह से ही बीजेपी आगे बढ़ रही है। हद है भाई,
चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को लेते हैं, हर चीज पर बीजेपी, मतलब उनको छींक आती है तो बीजेपी ने उनको जुकाम आएगा तो बीजेपी, हर बात पे बीजेपी को लेके। अच्छा, ये पहले बात तो इन्होंने बोला किस देश से, भारत में थे वहां से बोला, ये संदेशा राहुल जी कहाँ से भेजे, उनकी पार्टी वालों को भी नहीं पता है कि हमारे अध्यक्ष ही, या नहीं अभी अध्यक्ष तो नहीं रहे, तो जो भी है ये कोई मतलब नहीं है। बीजेपी को आप, भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसकी गहराई को समझिए। यहाँ पर मर्यादा है, यहाँ डिसिप्लिन है, कार्डर बेस्ड पार्टी है। हम लोग जमीन से लेके पूरा आसमान तक काम कर रहे हैं, जान झोंक देते हैं। राष्ट्र को प्रेम करने वाली पार्टी है, माँ भारती की सेवा करने वाली पार्टी। आप उसको इतने हल्के में ना कुछ भी बोल दीजिए। राहुल जी आए बोल दिए कि फेसबुक भी इनका है, व्हाट्सएप भी इनका। सी द काइंड ऑफ वर्क वी डू, सी द काइंड ऑफ, आइए ग्राउंड रियलिटी देख। उधर पुलवामा में आतंकियों से हमले में शहीद प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर पहुंचा। दरअसल मुजफ्फरनगर के खांजापुर के निवासी शहीद प्रशांत शर्मा, जो कि पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। आपको ये बता दें कि शहीद राष्ट्रीय राइफल की 50वीं बटालियन में तैनात थे। वहीं जिले में शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई। शहीद की अंतिम यात्रा में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री सुरेश राणा, कपिल देव, राज्य मंत्री विजय कश्यप और विधायक उमेश मलिक भी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि मंत्रियों और एसएसपी ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। साथ ही शहीद जवान के पार्थिव शरीर के पीछे हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी नजर आई। अनलॉक 4 को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के द्वारा जारी किए गए। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। कोरोना काल में 170 दिनों के बाद सितंबर से दोबारा मेट्रो पटरी पर लौटेगी। मेट्रो संचालन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लाखों लोगों को सेवाएं शुरू होने से बड़ी राहत मिलेगी। इस दरमियान रविवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को अंदर आने दिया जाएगा। सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, टोकन बंद रहेगा और स्मार्ट कार्ड के जरिए ही लोग सफर करेंगे। नहीं, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद लोग बाग दोबारा मेट्रो में सफ़र कर पाएंगे और काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि हम लगातार माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने भी लगातार ये अपील की कि भाई अब अगर दिल्ली की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको दोबारा पटरी पे लेके आना है तो लोग बाग अपना जो कारोबार है, अपने बिजनेस हैं, ऑफिसेज हैं, उसमें जाना शुरू करें। तो उसके लिए मेट्रो की एक अहम भूमिका रहती है और मुझे बहुत खुशी है पूरी दिल्ली की जनता के लिए कि आराम से वो दोबारा एक बार फिर सफ़र कर पाएंगे। सर, क्या एसओपीज रहेंगी, क्योंकि लॉकडाउन जब कोरोना काल, अभी भी केसेस आए जा रहे हैं, चीज़ें पहले जैसी सुधरी नहीं है, तो क्या चीज़ें नई देखने को मिलेंगी मेट्रोज के अंदर? कैसे सोशल डिस्टेंसिंग निभाया जाएगा? क्या पूरा प्रोटोकॉल रहेगा एक आम आदमी के लिए जो मेट्रो में सफ़र करेगा? देखिए, काफ़ी ये मैं समझता हूँ कि इसमें एक बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बसों में जिस प्रकार से 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स को अलाउ नहीं किया था सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, तो ये बिल्कुल एक चैलेंज है और इस चैलेंज को हम बढ़िया तरीके से इंश्योर करेंगे कि किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए सभी जो यात्री हैं वो बढ़िया तरीके से सफ़र करें, ताकि किसी भी प्रकार से मेट्रो में जो सफ़र है उससे कोरोना वायरस आगे। छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते बलौदाबाजार जिले की अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। शहर के निचले इलाकों और नदी नालों के किनारे घरों में पानी भर गया है। वहीं जिला कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने संयुक्त रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर पानी का जमाव है, लेकिन जैसा कल से पानी गिरना बंद हो गया है, मेरे ख्याल से रात में चालू हो जाएगी। लगातार 48 घंटे हुई बारिश के बाद जो है नदी के किनारे बसे ग्रामीण और गांव जो है बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके मद्देनज़र बलौदाबाजार एसपी और कलेक्टर की सामूहिक टीम ने सलिया घाट इलाके की निरीक्षण किया और जायजा लिया और साथ ही साथ वो उस बाढ़ पीड़ित लोगों का हर संभव मदद करने की बात कही है। कैमरामैन अखिल के साथ राजू निराला, एएनबी न्यूज़ बिलाईगढ़।
यूपी के जालौन में जिला अस्पताल में मंडलायुक्त सुभाष चंद्र शर्मा अचानक से निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं कमिश्नर के अचानक पहुंच जाने से जिला अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। कमिश्नर ने सबसे पहले कोरोना हेल्प डेस्क का हाल जाना, जहां पर उन्होंने असंतोष जाहिर किया। इसके चलते उन्होंने डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। देखिए, आज मैं उरई में जनपद जालौन के मेडिकल कॉलेज में इस समय हूँ। यहाँ L2 हॉस्पिटल कोविड हमारा चल रहा है। इसमें कुल आज जो मुझे बताया गया है वो 42 पेशेंट्स हैं। यहाँ ICU की भी फैसिलिटी है। लगभग 40 वेंटिलेटर यहाँ आ चुके हैं। मैंने आज कई मरीजों से बात की है और काफ़ी प्रसन्न है, वो बहुत प्रसन्न है कि हाँ, यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक से देखी जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो मैंने आज निरीक्षण किया था, वहाँ की व्यवस्थाएं मुझे अच्छी नहीं लगी। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। एक महीने में तीसरी बार गैंगवार की घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि एक जख्मी हो गया। इन घटनाओं से सेवा सुरक्षा में सहयोग का दावा करने वाली खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। घटना प्रकाश में आते ही इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आखिरकार कानून व्यवस्था को हो क्या गया है, ये एक बड़ा सवाल है। एक महीने में ये तीसरी घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है। गैंगवार हुआ है। जी हाँ, एक व्यक्ति घायल हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक की मौत हो गई। हमारे को सूचना मिली है कीर्ति नगर में गोली चली है और विनोद रोत्री है लड़का, उसको गोली लगी है और एक को चोट लगी है, इंजर्ड हुए हैं दोनों। अभी डिटेल नोट कर रहे हैं और जैसा भी होगा उचित कार्रवाई अमल कराएंगे। उधर मथुरा में थाना हाईवे क्षेत्र गोवर्धन रोड पर चंचल ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने धावा बोल दिया। आपको बता दें, चोरों ने यहां पर चोरी की घटना को अंजाम दिया और चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आपको ये बता दें कि चोरों ने चोरी की इस घटना को दुकान के पीछे की दीवार को काटकर अंजाम दिया। ये सीसीटीवी में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये चोर दीवार काटकर ज्वेलरी की दुकान में दाखिल होते हैं और फिर यहाँ तिजोरियों को तोड़कर यहाँ से सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं। मथुरा की यह खबर, जहां पर चंचल ज्वेलर्स पर चोरों ने हाथ साफ किया है, धावा बोल दिया। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोरों को शायद तीसरी आंख का पता नहीं था। यही दीवार है जिसको तोड़कर ये चोर अंदर दाखिल हुए। अपने मंसूबों में कामयाब तो हो गए, लेकिन पुलिस के हाथ वो तस्वीर भी लगी जो कि तीसरी आंख में कैद हुई, यानी कि सीसीटीवी में कैद हो गई। अब इन चोरों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कर रही है, हिरासत में लेने की बात कर रही है। पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं इन चोरों को पकड़ने के लिए। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। क्या घटना हुई है आपके दुकान में सब चोरी है भाई। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा? जी, सुबह पड़ोसी ने बताई हमारे ने, कैसे आपकी दुकान में चोरी है भैया। क्या क्या सामान गया है? सामान कम से कम 1 किलो लगो तो बीचियाँ हैं और 250 ग्राम के लगो तोड़ियाँ बोड़ियाँ हैं पुरानी और 50 पैसे ब्रासलेट 1.5 किलो लगो माल गया है। अच्छा, तो लगभग कितने रुपए का माल है? रुपये का है, ऐसा होगा ना 60-70 हज़ार रुपये। तो यहाँ पुलिस वगैरह आई, उसमें तहरीर वगैरह दी है नहीं दिया? अभी तहरीर लिखवा रहे हैं ना। लॉकडाउन के बाद अनलॉक के दौरान सब्जियों के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना का असर सबसे ज्यादा सब्जियों की कीमत पर पड़ता दिखाई दे रहा है। सब्जियों के बढ़ते दामों से लोगों के घर का बजट बिगड़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में जो कि सब्जियां 20 से 30 रुपए प्रति किलो बिकती थीं, आज उन्हीं सब्जियों के दाम 100 रुपये पार हो गए हैं। आपको बता दें कि वहीं विक्रेताओं की अगर बात की जाए तो 400 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो बाकी सब्जियों को भी बेचने को मजबूर हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम से परेशान लोगों की अगर परेशानियों को सुना जाए तो जाहिर तौर पर इस बात का वो हवाला देते हैं कि उनके घर का बजट बिगड़ गया है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली की मंडियों में टमाटर 60 से 80 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि आलू 40 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। आपको ये भी बता दें कि
निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार अपनी आमदनी के मुताबिक रसोई का बजट तय करते हैं और लॉकडाउन खुलने के बाद से ही सब्जियों के दामों में लगातार तेजी आ रही है। हर सप्ताह सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ने लगा है। मार्च से लेकर जुलाई की शुरुआत तक सब्जियों के दाम सामान्य थे, लेकिन जुलाई के दूसरे सप्ताह से ही सब्जियों के दामों में तेजी आनी शुरू हो गई और अभी तक जारी है। इस कड़ी में थोक कारोबारियों का कहना है कि लगातार बारिश के चलते बाजार में नई फसल नहीं आ पा रही है। ऐसे में नई फसल आने तक इन सब्जियों के दाम इसी तरह से बढ़ने की संभावना है। और इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।